क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर करेंगे। अभी से पहले चैप्टर 1 को हमने करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर चैप्टर 1 को आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को करते हैं। अगर आप लोगों को कहीं पे डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन आता है फर्स्ट, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें देखिए कहा गया है कि एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में बात करें तो तट है, ख में बात करें तो प्रायद्वीप है, और ग में आपको बात करें तो द्वीप दिया है, और घ में इनमें से कोई नहीं। तो वह क्षेत्र क्या कहलाएगा जो तीन ओर से समुद्र से घिरा है? तो ऐसे क्षेत्र को प्रायद्वीप कहा जाता है। तो इसलिए ऑप्शन आपका सेकंड यानी पहला का ख आंसर सही होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चन 2 पे, जो ऑब्जेक्टिव का ही है, जिसमें कहा गया है कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है। संयुक्त नाम कहने का मतलब सभी को मिला करके क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए में दिए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ख में बात करें तो पूर्वांचल, ऑप्शन ग में उत्तराखंड, और ऑप्शन घ में इनमें से कोई नहीं। तो भारत के पूर्वी भाग जो म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाला है उसका नाम हो जाता है पूर्वांचल। क्या हो जाता है? पूर्वांचल। और कहीं कहीं इसका नाम दिया जाता है पूर्वांचल की पहाड़ी। तो ध्यान रखना है, और इस प्रश्न का उत्तर आपका ख हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग आगे के क्वेश्चन थर्ड पे, जिसमें कहा है कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी है। ऑप्शंस दिया गया है। ऑप्शन ए में कोरोमंडल, ऑप्शन ख में कन्नड़, ऑप्शन ग में कोकण, और ऑप्शन घ में उत्तरी सरकार। तो देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर अगर देखें तो रियल में आपका कन्नड़ होना चाहिए, लेकिन अगर डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाए तो ये आपका कोकण हो जाएगा। कैसे? तो हम आइए समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे गोवा है। क्या है? यहाँ पे गोवा है। तो ये गोवा का नीचे वाला क्षेत्र कौन सा होगा? नीचे वाला जो क्षेत्र होगा वो आपका कौन सा होगा, और ऊपर वाला कौन सा होगा, और इधर वाला कौन सा होगा? तो आप सभी बताएंगे कि ये आपका हो जाएगा पश्चिमी, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा दक्षिणी, ठीक है। और अगर हम बात करें, ये तो आपका हो जाएगा उत्तर, और ये आपका हो जाएगा पूर्व, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि गोवा के दक्षिण में, तो गोवा के दक्षिण में इधर वाला क्षेत्र पश्चिम तटीय पट्टी क्या कहलाता है? तो गोवा के नीचे का अगर क्षेत्र बात करें तो ये आपका कन्नड़ होता है, अगर ऊपर जाएंगे तो ये आपका कोकण हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम यहाँ पे आज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका ख हो जाएगा। अब बढ़ते हम आगे के क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए में अनाईमुड़ी, ऑप्शन ख में महेंद्रगिरी, ऑप्शन ग में कंचनजुंगा, और ऑप्शन घ में खासी। तो देखिए पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस क्षेत्र में आपका पूर्वी घाट देखने को मिलता है, ठीक है। तो पूर्वी घाट की सर्वोच्च जो चोटी है वो आपका महेंद्रगिरी है। अगर अनाईमुड़ी की बात करें तो ये आपका पश्चिमी घाट का है। ध्यान रखना है आपको, अनाईमुड़ी जो है ये आपके कौन से घाट का है? तो ये पश्चिमी घाट का है। बाकी अगर हम बात करें कंचनजंगा, तो कंचनजंगा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, इस फॉर्म में। और वही अगर हम बात करें खासी की, तो खासी आपको गारो खासी जयंतिया जो है वो आपको मेघालय की तरफ देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। ये आपका महेंद्रगिरी हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए, यानी आपको शॉर्ट में आंसर करना है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है भाबर क्या है। तो आइए भाबर के बारे में जानते हैं। उत्तर में लिखना है कि भाबर वह क्षेत्र है जो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए पत्थरों और कंकड़ों से मिलकर एक पट्टी का निर्माण होता है, वह भावर होता है, ठीक है। तो इतना आपको संक्षेप में लिख लेना है। अब आते इसी का क्वेश्चन 2, जिसमें कहा गया है कि हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। तो आप देखेंगे, आप यहाँ पे हिमालय के 3 जो भाग हैं, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, वो आप ये 3
देख लेंगे, जिसमें फर्स्ट आपको सबसे उत्तर में देखने को मिलेगा महान या आंतरिक या हिमाद्री हिमालय। फिर आप उसके नीचे देखेंगे तो वो आपका हो जाएगा हिमाचल या निम्न हिमालय, और आपको सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा जिसे बा हिमालय कहा जाता है या उसे शिवालिक भी कहा जाता है। आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं, जैसे सबसे पहले आपको हमने क्या बताया है, महान या आंतरिक हिमालय, तो ये सबसे ऊपर का होता है। ठीक है, ये क्या होता है, सबसे ऊपर का होता है। फिर उसके नीचे आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ये वाला जो लाइन है वो आपको कौन सा हो जाएगा, हिमाचल या हिमालय हिमाचल या निम्न हिमालय। ठीक है, फिर आपको सबसे नीचे देखिए यहाँ पे लिख देखने को भी मिल रहा होगा शिवालिक, कौन सा, शिवालिक या इसे कहा जाता है बा हिमालय। उसके बाद फिर नीचे क्या आ जाता है, तो नीचे यहाँ पे उत्तरी क्षेत्र का मैदान आ जाता है। क्या आ जाता है, उत्तरी क्षेत्र का मैदान आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हम आगे के क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है कि अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है। तो इसमें आपका कौन सा पठार स्थित है, मालवा का पठार। तो लिख लेंगे आप कि अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में मालवा का पठार स्थित है। मैप में अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे मालवा का पठार इस जगह पे है, जिसमें इस तरफ अरावली है जो आपको राजस्थान के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपका विंध्य श्रेणी है जिसे विंध्याचल की पहाड़ी भी कहा जाता है। तो ये और इन दोनों के बीच में क्या आपको देखने को मिलेगा, मालवा का पठार। ठीक है, तो मालवा का पठार आप आंसर कर लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन 4 में कहा गया है कि भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। तो देखिए, भारत में जो प्रवाल भित्ति के द्वीप है उसका नाम है लक्षद्वीप, लेकिन लक्षद्वीप इसे वर्तमान में कहा गया है, और अभी से पहले ये जो लक्षद्वीप रहा है ये 3 द्वीपों के नाम पर रहा है। इसमें एक द्वीप आपका लक्का द्वीप, फिर मिनिकॉय और एमिन द्वीप, ये तीनों को मिला करके वर्तमान में इसका नाम क्या रखा गया है, लक्षद्वीप। तो आप आंसर कर लेंगे कि लक्का द्वीप, मिनिकॉय, एमिन द्वीप ये सभी प्रवाल भित्ति का बना है, लेकिन वर्तमान में इसे एक द्वीप लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 3, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। जिसमें आपको एक बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट करना है। कहने का मतलब है कि बागर किसे कहा जाता है और खादर किसे कहा जाता है, और सेकंड में आपको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो आइए इन सभी प्रश्नों का उत्तर देखते हैं, अंतर कैसे करना है आप देखेंगे। यहाँ पे बागर और खादर में अंतर देखिए तो सबसे पहले यह देखने को मिलेगा बागर में कि यह जो है नदियों द्वारा बहाकर लाए गए वर्षों पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। यानी कहने का मतलब है ये जो आपका बांगर है ना, ये बांगर एक जलोढ़ मृदा का क्या होता है, एक पट्टी होता है, लेकिन ये वर्षों पुरानी मिट्टी होता है, जैसे 5 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, और ऐसे जो मिट्टी होंगे इसका नाम दिया जाता है बांगर। और ये नदियों द्वारा ही बहाकर लाए गए मिट्टी होते हैं, ये नहीं कि ये जमा मिट्टी होते हैं। ठीक है, फिर अगर उसी तरीके से हम बात करें खादर की, तो खादर क्या होता है, ये नदियों द्वारा बहाकर लाए गए नवीन जलोढ़ मृदा है। यानी प्रत्येक वर्ष नदियां क्या करती है, मिट्टी काट काट कर ला करके जिस जगह पे ये जमा करती हैं वो कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, नवीन जलोढ़। ठीक है, कौन सा, नवीन जलोढ़, और इन्हीं नवीन जलोढ़ का नाम दिया जाता है खादर। तो खादर और बांगर में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी का और अंतर देखें। तो कहा गया है कि अगर बांगर की बात करें तो प्रत्येक वर्ष इसका निर्माण नहीं होता है, लेकिन अगर हम बात करें खादर की तो प्रत्येक वर्ष क्या होता है, नदियों द्वारा बहाकर लाया जाता है, इसलिए इसका निर्माण प्रत्येक वर्ष होता है। जो बांगर है वो अधिक उपजाऊ नहीं होता है, लेकिन जो खादर है ये अधिक उपजाऊ मृदा होता है। दोनों में डिफरेंस को आप समझ पाए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट। आइए देखते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को। एक तरफ आपको लिखना है पूर्वी घाट और सेकंड तरफ आपको क्या लिखना है, पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट की बात करें तो इसका विस्तार है, यानी पूर्वी घाट कहां से कहां तक फैला है, तो ये आपको महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैले देखने को मिल सकता है। ठीक है, मिल सकता है क्या, ये इतना क्षेत्र में फैला ही है।
तो ध्यान रखना है पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। लेकिन अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो इसका विस्तार पश्चिमी तट के समानांतर है। पश्चिमी घाट का विस्तार कैसा है, तो ये पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। पूर्वी घाट की जो औसतन ऊंचाई है, यानी औसतन कहने का मतलब सबों को मिलाकर के जो इसकी ऊंचाई है वो करीब 600 मीटर है। और वही अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो इसकी ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है, यानी पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ज्यादा ऊंचा है। ठीक है, फिर इसी में देखेंगे कि पूर्वी घाट जो है इसकी सबसे ऊंचा जो शिखर है वो आपकी महेंद्रगिरी है और उसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। लेकिन अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो इसकी सबसे जो ऊंचा शिखर है उसका नाम अनाईमुड़ी है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। तो दोनों में आप अंतर को समझ पाए होंगे, पूर्वी घाट क्या है और पश्चिमी घाट क्या है। अब हम बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है? तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है कि भारत के जो प्रमुख भू आकृति विभाग हैं वो 6 तरीके से बटे हैं या 6 विभाग है उनका। इसमें आप फर्स्ट देखेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला, सेकंड में देखेंगे उत्तरी मैदान, थर्ड में प्रायद्वीपीय पठार, फोर्थ में भारतीय मरुस्थल, फिफ्थ में तटीय मैदान और सिक्स्थ में द्वीप समूह। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, इसी में आगे क्वेश्चन लिखा है कि हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है। यहाँ पे लिख लेंगे कि हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों का अंतर निम्न है, और दोनों तरफ क्या करेंगे, एक तरफ आप हिमालय क्षेत्र लिखेंगे और सेकेंड तरफ आपको क्या लिखना है यहाँ पे, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं हिमालय क्षेत्र पे। तो देखिए कहा यहाँ पे कि हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत है। और बलित का मतलब आपको पता होना चाहिए, ये होता है मूड़दार। यानी हिमालय जो पर्वत है वो कैसा है, नया पर्वत है, यानी ये नवीन प्रकार के पर्वत है, लेकिन इस साथ में कैसा है, बलित है, यानी मूड़दार है। अगर हम वही प्रायद्वीपीय की बात करें तो प्रायद्वीपीय जो है वो पुराने क्रिस्टलीय अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है, जो गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है। तो ध्यान रखना है, ये जो प्रायद्वीपीय है ये पुराने क्रिस्टलीय अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि प्रायद्वीपीय जो पठार है वो किसका बना है, तो आप बताएंगे अग्नेय चट्टान तथा रूपांतरित शैलों से बना है। और ये कौन से भूमि टूटने से बना है, तो ये गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है। हिमालय क्षेत्र की बात करें तो यह पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैला है। कहां से लेकर के, सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैला है, यानी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर फैला है। अगर हम वही बात करें इसका, तो यह पठार उत्तर में गंगा यमुना के मैदान से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पश्चिम में अरावली पहाड़ियों से लेकर, यहाँ पे लेकर छूट गया है, तो पश्चिम में अरावली पहाड़ियों से लेकर पूरब में राजमहल पहाड़ियों तक है। तो आपने देखा कि उत्तर में गंगा यमुना के मैदान से, दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पश्चिम में अरावली पहाड़ी से और पूरब में राजमहल की पहाड़ी तक प्रायद्वीपीय पठार क्या है, फैला है। अगर हम इसका थर्ड पॉइंट बात करें हिमालय क्षेत्र का, तो देखिए इसमें लिखा है कि हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली प्रमुख नदियां सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र है। सिंधु उत्तर पश्चिम की ओर तथा गंगा और ब्रह्मपुत्र दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहती है। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल है, सिंध है, बेतवा है तथा केन है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। ध्यान रखना है, दक्षिण पश्चिम से किस दिशा में बहती हैं, उत्तर पूर्व की दिशा में बहती हैं। लेकिन हिमालय क्षेत्र की नदियां जो है वो 2 डायरेक्शन में बहती हैं, एक तो उत्तर पश्चिम में और एक दक्षिण पूर्व दिशा में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे, जिसमें 5 नंबर में कहा है कि भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। तो आपने यहाँ पे देखा था
कि जब हिमालय क्षेत्र खत्म हो जाता है और हिमालय क्षेत्र लास्ट कौन सा है, तो वो आपका शिवालिक है, और जैसे ही शिवालिक समाप्त होता है तो उत्तर का मैदान आता है। तो आप लोग यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे उत्तर मैदान के बारे में। देखिए हमने लिखा है कि भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों जिनमें सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन, जिसे बेसिन को द्रोणी भी कहा जाता है, में जलोढ़ों का निक्षेप से हुआ है, जिसमें इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। यानी किससे हुआ है, तो ये हिमालय के द्वारा जो गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन है, जो जलोढ़ मृदा का निक्षेप है, उससे ये बना है। और ये जो उत्तरी मैदान है ये बहुत ही उपजाऊ मैदान है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ जनसंख्या जो है वो सघन है, यानी लिखा है यहाँ पे कि यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। तो आपने यहाँ पे भारत के उत्तरी मैदान के बारे में जाना कि भारत का उत्तरी मैदान बना कैसे है, इसकी क्या विशेषता है, ये कौन से मृदा से बना है, ये सारे चीजों को आपने यहाँ पे कवर किया। अब बढ़ते हम आगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। यानी आपको 200 से 150 से 200 शब्दों में टिप्पणी करना है, जिसमें आपको 3 चीज पे लिखना है। एक मध्य हिमालय, मध्य उच्च भूमि और भारत के द्वीप समूह। तो आइए जानते हैं सबसे पहले मध्य हिमालय के बारे में। तो देखिए हमने लिखा है कि हिमाद्री या महान हिमालय के समानांतर दक्षिण में स्थित श्रृंखला को मध्य हिमालय कहा जाता है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित या परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। इसी श्रृंखला में आपको पीर पंजाल श्रृंखला जो सबसे लंबी है तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है, तथा धौलाधर श्रृंखला, महाभारत श्रृंखला भी है। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल की कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। तो हमने आपको बताया कि ये जो मध्य हिमालय है कहां से कहां तक फैला है और इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं और इसके अंदर कौन कौन सी घाटियां हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी के आगे आता है मध्य उच्च भूमि। आइए अब मध्य उच्च भूमि को समझते हैं। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। यह विंध्य श्रृंखला से दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। संकीर्ण कहने का मतलब पतली है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है और इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। तो आपने यहाँ पे मध्य उच्च भूमि के बारे में जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपको देखने को मिलेगा भारत के द्वीप समूह। तो आइए जानते हैं भारत के द्वीप समूह को। भारत में मुख्य रूप से 2 द्वीप समूह स्थित हैं। एक आपका लक्षद्वीप और सेकंड आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट से है, ध्यान रखेंगे। लक्षद्वीप जो है वो केरल के मालाबार तट पर स्थित है।
द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है या प्रवाल भित्ति से बना है। पहले इनको लक्काद्वीप, मिनिकॉय एवं एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया और यह 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र, छोटे से क्षेत्र में फैला है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है। कहां पे पिटली द्वीप है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। तो ये आपका पिटली जो द्वीप है वो आपका लक्षद्वीप में है, ध्यान रखना है। और यह एक पक्षी अभ्यारण्य है और मनुष्य का निवास लक्षद्वीप में नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं आगे का अंडमान निकोबार के तरफ। तो देखिए हमने लिखा है कि बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण के तरफ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बटा है, यानी अंडमान निकोबार जो है ये मुख्य रूप से दो भागों में बटा है। उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। यह द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है। यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। तो आपने यहाँ पे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों के बारे में अच्छे से समझा और ये दोनों जो द्वीप हैं वो भारत के द्वीप समूह हैं। अब हम आगे के क्वेश्चन बढ़ते हैं जो आपका मानचित्र का है। तो आइए मानचित्र वाले प्रश्नों को भी देखते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पर्वत शिखर है, जिसमें K2, कंचनजुंगा और नंगा पर्वत अनाईमुड़ी को दिखाना है। सेकंड में आपको शिलोंग, छोटा नागपुर, मालवा का पठार और बुंदेलखंड को दिखाना है। थार मरुस्थल, पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप समूह, गंगा यमुना द्वीप तथा कोरोमंडल तट को दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट को देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको K2 लिखना है, कंचनजंगा लिखना है, नंगा पर्वत और अनाईमुड़ी। तो देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका K2 पर्वत है। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, नंगा पर्वत। फिर यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, कंचनजंगा या जुंगा। ठीक है, कंचनजुंगा। और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है इसका आप नाम लिखेंगे अनाईमुड़ी। क्या लिखेंगे, अनाईमुड़ी। और इस तरीके से आप ब्लैंक मैप में दिखा लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और अगर उससे पहले आप जो आपके बुक है उसमें देखना चाहें तो आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे इस जगह पे नंगा पर्वत है, यहाँ पे नंगा पर्वत, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा K2। कौन सा देखने को मिलेगा, K2। ठीक है, नहीं यहाँ पे K2 नहीं है, यहाँ पे K2 है। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत बन चुका है, यहाँ पे आप K2 को लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप K2 को लगा लेंगे। ये जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये राकापोसी है, तो आप इसको लगा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे, देखिए यहाँ पे कंचनजंगा है लिखल यहाँ पे, और ये जो कंचनजंगा है इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है जो हमने यहाँ पे दिखाया है, और अनाईमुड़ी आपको नीचे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इस क्षेत्र में लगा लेंगे तो आपको यहाँ पे K2 देखने को मिल रहा है। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं मैप पे। अब यहाँ पे आपको शिलांग, छोटा नागपुर, मालवा तथा बुंदेलखंड को दिखाना है। तो देखेंगे आप सभी, ये आपका शिलांग का पठार रहा, शिलांग का पठार है ये। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आएंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आएंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा मालवा का पठार। कौन सा, मालवा का पठार। और फिर ये आपको देखने को मिलेगा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो आप इस तरीके से मैप पे बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं थर्ड का, और अगर नहीं तो यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं।
देखिए यहाँ पे आपका मालवा का पठार है, ये जो आपको हमने बताया ये आपका मालवा का पठार है, आप इस मैप में भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, ये आपका कौन सा है, छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, छोटा नागपुर का पठार। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, थोड़ा आप लोग सुधार लेंगे। है, यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, नहीं नहीं ठीक तो था ही, ठीक था, आप यहाँ पे सही लिख रहे थे, सही लिख रहे थे। ये आपका रहा कौन सा, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। और यहाँ पे क्या रहा, बघेलखंड छत्तीसगढ़ में है ना, बघेलखंड, यही ठीक था, ये बघेलखंड ही होगा भाई, बघेलखंड। और यहाँ पे अगर आएंगे थोड़ा सा ऊपर तो ये आपको कौन सा देखने को मिलेगा, छोटा नागपुर का पठार। कौन सा, यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, जो आपको यहाँ पे मैप में दिख रहा है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन आपको लिखना है थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल कहाँ है, यह आपको राजस्थान में इस वाले क्षेत्र में, तो आप इसको क्या मान लेंगे, थार मरुस्थल। क्या लिखेंगे, थार मरुस्थल। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, लक्षद्वीप समूह। तो लक्षद्वीप समूह आप यहाँ पे बना लेंगे, जो आपको अरब सागर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लिख लेंगे लक्षद्वीप। फिर आपको क्या लिखना है यहाँ पे, पश्चिमी घाट। तो ये आपका रहा पश्चिमी घाट, तो आप बना लेंगे पश्चिमी घाट। फिर इधर आपका क्या रहा, कोरोमंडल तट। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे कोरोमंडल तट है, यहाँ पे कोरोमंडल तट, पश्चिमी घाट लिख लेंगे, भाई आपका कोरोमंडल तट हो गया। फिर उसके बाद गंगा यमुना का दोआब आप इसे बना लेंगे, गंगा यमुना का दोआब। ठीक है, तो ये सारे चीज आपको यहाँ पे मिल गया। उम्मीद करते हैं आज के वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा वाला मैप में कंफ्यूजन था, तो ये आपको यहाँ पे हमने सुधार दिया है। आप यहाँ पे बघेलखंड का पठार कर लेंगे, और यहाँ पे छोटा नागपुर जो आपको मैप में दिख रहा है वही है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो बघेलखंड का पठार है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो इसलिए ये छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में आएगा। उम्मीद करते हैं सारी चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लोगों को फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।